हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सी आशीष केडिया और आज अपने बात करने वाले हैं सीबीएसई के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट। जी हाँ, सीबीएसई क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर के बारे में। सर, चैप्टर का क्या नाम है और वो किस पार्ट से है सर? माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी वाली पार्ट से आज अपने फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। अब ये इंडियन इकोनॉमी वाला जो बुक है ना सर, ये हमारे स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बदनाम है। लोग बोलते हैं सर थ्योरेटिकल है बहुत। मैं बोलता हूं दोस्तों, इसको स्टोरी की तरह अगर आपने समझे ना तो ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा नॉलेज और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है, जो कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता भी चलेगा। अपने आज चैप्टर 1 सीबीएसई इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को कवर करने वाले हैं सर। आप लोग केवल चीजों को सुनते जाओ स्टोरी की तरह, एंड ट्रस्ट मी बाय द एंड जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से एग्जाम के सर, यू ऑल विल बी प्रिपेयर्ड। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, यू ऑल विल बी प्रिपेयर्ड सर। ओके, तो माय डियर फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने इंडियन एरा को समझते हैं, इंडियन एरा को समझते हैं सर, ठीक है। अगर मैं एक टाइमलाइन बनाकर दिखाऊं आपको तो इंडिया की हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो इंडिया की हिस्ट्री को मैं बांट सकता हूं 1757 या उसके पहले वाले पीरियड तक, 1947 एंड आफ्टर दैट, फिर टिल 1991 एंड 1991 एंड बियॉन्ड। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, हमारा जो 1947 तक है ये है हमारे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी का, इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर अपने बात करें 47 से 91 का तो दोस्तों इसमें अपने पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज इकोनॉमिक प्लानिंग, विच इज इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है ना। और मैं बात करूं 1991 एंड बियॉन्ड, इसमें अपने माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं एलपीजी के बारे में, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 फेजेस हो गए जो हमारे पहले 3 चैप्टर है सर। चैप्टर 1 क्या है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि किस पीरियड से रिलेटेड है सर, जो कि किस पीरियड से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है सर 1757 से लेकर 1947 तक, जो ब्रिटिश ने हमारे इकोनॉमी की हालत की थी उससे रिलेटेड है, ठीक है, जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, राइट। जी हाँ सर। दोस्तों लेकिन अब आप ये पूछोगे कि सर फिर ये 1757 क्या है। 1757 में दोस्तों बैटल ऑफ प्लाजी हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, जिसके तहत ये कंफर्म, ब्रिटिश जीता था ऑब्वियसली, एंड इट वाज कंफर्म दैट ब्रिटिश आर गोइंग टू रूल इंडिया फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। व्हाट फ्यू नोबडी न्यू, बट फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिटिश आर गोइंग टू रूल इंडिया। 1757 वाला बैटल ब्रिटिश का विन, ब्रिटिश का डोमिनेंस को स्टैब्लिश कर दिया था। पोर्तुगीज, फ्रांस, एवरीवन वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिश डोमिनेंस स्टैब्लिश हो चुका था सर इंडिया में। सबसे पहले अपने लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो चैप्टर अपने पढ़ने वाले हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो सर अगर मैं बात करूं इस चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या हेड्स अपने को कवर करने हैं या जहां से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों एक छोटा 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, प्री कॉलोनियल एरा से रिलेटेड। प्री कॉलोनियल एरा से रिलेटेड मतलब जब ब्रिटिश इंडिया को कैप्चर नहीं कर रखा था, मतलब बिफोर 1757 या टिल 1757 अपने बोल सकते हैं। अब 1757 एंड बियॉन्ड के बारे में अगर बात करें तो अब माय डियर फ्रेंड्स आ जाता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की क्या हालत ब्रिटिश की वजह से हुई। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कुछ हेड्स के अंदर पढ़ते हैं। सर किस हेड्स के अंदर पढ़ते हैं? नंबर 1 इसको अपने पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर हेड में, कि ब्रिटिश की वजह से अपने एग्रीकल्चर का क्या हाल हुआ, इंडस्ट्रीज का क्या हाल हुआ, ठीक है।
इंडस्ट्रीज का क्या हाल हुआ सर? उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। किसके बारे में? फॉरेन ट्रेड के बारे में। जी हां, फॉरेन ट्रेड के बाद माय डियर फ्रेंड्स वी रीड अबाउट व्हाट? फॉरेन ट्रेड के बाद वी रीड अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। वी स्टडी दिस पॉइंट, डेमोग्राफिक्स, कि ब्रिटिश के टाइम पे या टिल 47 अपनी कंट्री की डेमोग्राफिक्स क्या थी? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एंड फाइनली क्या हाल हुआ इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर का, एंड क्या कोई पॉजिटिव आउटकम्स भी था ब्रिटिश रूल का? कोई पॉजिटिव आउटकम्स भी था क्या ब्रिटिश रूल का? अगर अपने बोले कि ये 7 पॉइंट और ये प्री कॉलोनियल वाला पॉइंट, अगर इस 8 पॉइंट को आप समझ लो तो हां, अपने ये चैप्टर सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं दोस्तों। अच्छा, ये बात है सर? जी हां, ओके। सबसे पहले प्री कॉलोनियल पीरियड के बारे में बात करते हैं। अब अपने लोग ये सब पॉइंट्स को माय डियर फ्रेंड्स एक एक करके कवर करेंगे स्टोरी के फॉर्मेट में। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं प्री कॉलोनियल पीरियड के बारे में, तो देखो आप समझो, प्री कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हालत ये था। अच्छा, कॉलोनी का क्या मतलब होता है सर? आप बार बार कॉलोनियल वर्ड यूज कर रहे हो। कॉलोनी का मतलब होता है दोस्तों कि जब एक फॉरेन कंट्री या कोई फॉरेन पावर किसी और कंट्री को कैप्चर कर लेती है, किसी और कंट्री की इकोनॉमी को कैप्चर कर लेती है और उसको अपने अनुसार अपने ट्यून्स पे नचाती है, जैसा मन वैसे कंट्रोल करती है। जैसे ब्रिटिश कर रही थी हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश इकोनॉमी की क्या बन चुकी थी? एक कॉलोनी, जिसको ब्रिटिश अपने एडवांटेज के लिए, अपने होम कंट्री एडवांटेज के लिए यूज कर रहा था। तो ये होता है कॉलोनी का मतलब सर। अब ब्रिटिश के आने के पहले अगर हम बात करें तो सर क्या स्टेटस थी हमारी इकोनॉमी की, पहले बता देता हूं और फिर मैं क्विक पॉइंट्स में लिख दूंगा। सबसे पहले तो मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हुआ करता था, और एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन किस चीज का फोकस होता था? फूड क्रॉप्स का। दो क्रॉप्स होते हैं दोस्तों, एक होते हैं फूड क्रॉप जैसे राइस, व्हीट, जो आप खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हो। फार्मर्स लोग क्या करते थे? प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और खुद कंज्यूम करते हैं। किसी को बेचना या बिजनेस करना वाज नॉट द इंटेंशन। 1757 के पहले की बात कर रहा हूं, बराबर? हाँ सर, बराबर। फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस होता था, ये भी सर समझ में आ गया। आप लोग सरप्राइज होगे जान के, हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट का मतलब सर जो चीजें अपने आज मशीन की बनाई हुई यूज करते हैं, जैसे कपड़े हो गए, शॉल हो गए, वो सब सर लोगों के हाथों से बनाए जाते थे। एंड ट्रस्ट मी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज नॉट ओनली बेस्ट इन एशिया, इन द वर्ल्ड सर। आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊं, रोम की प्रिंसेस, रानियां, ये लोगों को इंडिया में जो सिल्क का कपड़ा बनता था ना, दैट वाज देयर फेवरेट सर। सिल्क का मजलिन या मजलिन क्लॉथ जो बनता था सर, दैट वाज देयर फेवरेट सर। ऐसे करके इंडिया वाज अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स सर, हैंडीक्राफ्ट मेड गुड्स, बिग एक्सपोर्टर। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में अगर 100 गुड्स ट्रेड हो रहे हैं ना, तो उस समय प्री कॉलोनियल टाइम्स में 27 गुड्स वेयर ऑफ इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट 30% वर्ल्ड ट्रेड का इंडिया कैप्चर मार रखा था बिफोर द ब्रिटिश केम। ये सब बात मैं लिख दूंगा। तो ये बोलना गलत नहीं है कि इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, ठीक है? तो सर क्या इतना नॉलेज इनफ है हमारे एग्जाम के लिए? हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इनफ है। तो आओ, मैंने जो जो बात आपको बताई उसको अपने पॉइंट वाइज कवर कर ले। ओके सर, बताइए व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट वाज एग्रीकल्चर बीइंग द मेन ऑक्यूपेशन। फर्स्ट पॉइंट वाज एग्रीकल्चर बीइंग द मेन ऑक्यूपेशन, करेक्ट? एग्रीकल्चर बीइंग द मेन ऑक्यूपेशन। सर अगर अपने बात आगे करें, मैंने दूसरी पॉइंट आप लोगों को क्या बताई? रिलायंस ऑन फूड क्रॉप्स। जी हां, क्योंकि किसी को यह मतलब नहीं था कि बेचें, खुद का खाना है बस, हो गया, इनफ है यार। रिलायंस ऑन फूड क्रॉप्स। वर्ल्ड लीडर in export of handicraft,
हैंडीक्राफ्ट में सर हाथ से बनाए हुए कपड़े, शॉल्स, सब कुछ आ गए सर। इंडिया का जो मेन ट्रेड होता था, मतलब इंडिया जो मेन प्रोडक्ट सेल करता था सर, वो अदर एशियन कंट्रीज को और यूरोप को सेल करता था सर। एवरीवन वाज बिग फैन नॉट ओनली ऑफ इंडियन स्पाइसेस। आप लोग अपने सोचते हैं कि इंडिया में खाली स्पाइसेस एक्सपोर्ट होता है, नहीं, इंडिया से सिर्फ स्पाइसेस एक्सपोर्ट नहीं होता था सर। हैंडीक्राफ्ट गुड्स वर द बेस्ट इन क्वालिटी सर, एंड इंडिया वॉज अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आ सकता है सर 1757 के पहले का, मैंने कवर कर दिया। अब सर जो भी बातें होंगी वो कॉलोनियल पीरियड के बाद होगी, वो बात होगी कॉलोनियल पीरियड से रिलेटेड, और सर कॉलोनियल पीरियड से रिलेटेड अपने को क्या क्या हेड्स कवर करना है, ये मैंने आप लोगों को ऊपर में लिख कर दिखा दिया है सर। कौन कौन से हेड्स, ये देखो, आप लोग देख लो। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर एंड फाइनली द पॉजिटिव आउटकम्स। सर बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। ओके सर, आप करिए बात। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में, तो सबसे पहले अपने को क्या पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं पॉइंट वाइज लिख दूंगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के बारे में बात यह है दोस्तों कि ब्रिटिश ने एक सिस्टम इंपोज कर रखा था हमारी कंट्री में, जमींदारी सिस्टम। अब सर ये जमींदारी सिस्टम क्या थी? इसके तहत होता यह था कि जमींदार एक लैंड के, एक एग्रीकल्चरल लैंड के ओनर्स होते थे, राइट? हाँ सर, इस लैंड के वो ओनर्स होते थे और ब्रिटिश उनको बोलता था कि लैंड का जो भी प्रोड्यूस हो, एक सर्टेन परसेंटेज या एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, क्या तो वो मनी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हो गया या फिर इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन हुआ है, वो ब्रिटिश को देना होगा जमींदार को, ठीक? एक तरह से टैक्स बोल सकते हो आप, हाँ। और जमींदार को अपना पेट भी भरना था, तो जमींदार क्या करते थे, वो लोग फार्मर से काम करवाते थे और फार्मर से एक सर्टेन परसेंटेज या एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ले लिया करते थे। कुछ अपने पास रख लेते थे और कुछ ब्रिटिश तक फॉरवर्ड कर देते थे। अब आप लोग बोलोगे कि यार सर ये तो अभी भी चल रहा है कि हम लोग जो इनकम अर्न करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, तो सर इसमें हानि क्या है फिर? व्हाट इज द इशू हियर? सर प्रॉब्लम ये था कि आज जब अपने टैक्स देते हैं तो अपने को पता है कि बदले में कुछ डेवलपमेंट, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो हमारे को फेवर करेगा, चाहे वो मेट्रो रेलवेज का बनना हो, चाहे वो ब्रिजेस का बनना हो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, करेक्ट? फार्मर्स लोग जब जमींदार को पे करते थे एक फिक्स सम, सर प्रॉब्लम यह था कि जमींदार लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता था उस लैंड से, ना ब्रिटिश को ना जमींदार को उस लैंड से फर्क पड़ता था। तो अब आप लोग प्रॉब्लम समझ रहे हो, एक फार्मर बेचारे के पास बचता ही बहुत कम था, अब वो खुद खाए या फिर उसको बेचकर लैंड का इंप्रूवमेंट करवाए? आप बताओ सर, बात सही है ना? जी हाँ। सो दिस वाज द प्रॉब्लम, लैंड टेन्योर सिस्टम या जमींदारी सिस्टम एज वी कॉल इट। एक्चुअली मैं ये बात और बता दूं आप लोग को कि लोग बोलते हैं कि लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम एग्जैक्टली सेम है। आप लोग के लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग बोल सकते हो ठीक है, बट रियल में लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब होता है कि एक लैंड से जो रेंट कलेक्ट होता है उस सिस्टम को। और लैंड टेन्योर सिस्टम 3 तरीके के होते हैं, जमींदारी, महलवाड़ी और रेतवाड़ी। तो जमींदारी सिस्टम लैंड टेन्योर सिस्टम का एक वैरायटी है। जमींदारी सिस्टम इज नॉट एग्जैक्टली लैंड टेन्योर सिस्टम, इट इज अ वैरायटी ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम। समझ गए ना? हाँ सर। तो जो भी है, जमींदारी सिस्टम की वजह से क्या होता था, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, बिकॉज जमींदार तो अपना फिक्स परसेंटेज ले लेता था, कुछ हिस्सा ब्रिटिश के पास चला गया, कुछ हिस्सा जमींदार के पास, और बेचारा फार्मर जो है उसको देना पड़ता था। अब कहीं पे प्रोडक्शन लो भी है तो भी क्या होता था, आज देखो इनकम के केस में, आज अगर आपका इनकम 100 है, गवर्नमेंट को आपको 20% टैक्स देना है, तो आप 20 रुपीज दोगे, 200 होता है तो आप 40 दोगे। ब्रिटिश के केस में और जमींदार के केस में पता है क्या होता था, परसेंटेज फिक्स नहीं था, फिक्स था यूनिट्स, कि लेट से कि 10 टन ऑफ राइस, एक एग्जांपल दिया, 10 टन ऑफ राइस देना होगा। अब आप सोचो एक बार कि अगर फार्मर बेचारा पुअर प्रोडक्शन की वजह से सिर्फ 11 टन प्रोड्यूस कर पाया है,
तो वो 10 टन तो उससे ये लोग ले लेंगे। तो 1 टन में बेचारा वो क्या करेगा? खुद का पेट भरेगा, बाजार में बेचकर लैंड पे काम करेगा क्या आप बताओ? तो जमींदारी सिस्टम, फार्मर्स बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ये चल रहा था सर उस समय। मैं डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूं जिससे आप लोग लिख सको सर इसको, ठीक है? पहली बात सर। दूसरा, जो ब्रिटिश की वजह से एग्रीकल्चर का हमारा कंडीशन हुआ था वो ये कि ब्रिटिश ने हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम को कमर्शियलाइज करने पर फोकस कर दिया। सर कमर्शियलाइज करने पर मतलब पहले मैंने क्या बताया था, फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस होते थे। अब ब्रिटिश ने पूरा ऑब्जेक्टिव शिफ्ट कर दिया फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ दोस्तों, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ दोस्तों। सर कैश क्रॉप क्या होता है? जैसे कॉटन, इंडिगो, ये सब की तरफ। और पता आपको ब्रिटिश ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि ऑलमोस्ट 1870s 1880s के टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। अब इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में बैठ रही थी, इंडस्ट्रीज बैठ रही थी मतलब मशीन्स बैठ रहे थे। अब मशीन्स को कुछ फिनिश गुड प्रोड्यूस करना तो मशीन्स को रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल आएंगे कहां से? इंडिया से रॉ मटेरियल जाते थे। तो ब्रिटिश ने फार्मर्स को कहा कि साहब अब फूड क्रॉप्स, राइस, व्हीट, ये सब पे अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर दो, इन सब का प्रोडक्शन को शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स कैश क्रॉप सर। दिस वाज द गेम प्लान सर। तो एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से इंडिया में फमाइन्स और भुखमरी बहुत ज्यादा फैल गया था सर। और तीसरा, एग्रीकल्चर का ब्रिटिश के अंदर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और सर सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि जमींदार या ब्रिटिश को मतलब ही नहीं था एग्रीकल्चरल लैंड का क्वालिटी से। उनको तो बस फिक्स क्वांटिटी दे दो, बस इनफ है। अब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी सर। क्यों? क्योंकि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इसलिए क्योंकि पहले तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब पानी कैसे पहुंचेगा फील्ड तक? स्प्रिंकलर सिस्टम हो, कुछ तो हो, कुछ नहीं। फार्मर्स भरोसे थे, जी हाँ, घना न के मतलब बारिश के। तो इरिगेशन वेरी पुअर फैसिलिटीज। फार्मर्स बेचारे, उनके पास इतना पैसा नहीं बचता था कि वो लोग इरिगेशन पे इन्वेस्ट कर सके। एंड ब्रिटिश एंड जमींदार वर लीस्ट कंसर्न। पुअर टेक्नोलॉजी, कोई उस समय ऐसा खास एडवांस टेक्नोलॉजी ब्रिटिश यूज नहीं कर रहा था इंडिया में जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ सके सर, ना ही हेल्प कर रहा था इंडिया का। और फाइनली लेस फर्टिलाइजर्स भी इतना अवेलेबल नहीं था सर। फर्टिलाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वही नहीं था। और फार्मर्स को सपोर्ट नहीं मिलता था, वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। तो ये सिनेरियो था सर हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पर। अगर दोस्तों अपने शिफ्ट करें इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, तो आओ देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालचाल था। माय डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप यह समझना कि ब्रिटिश एक पॉलिसी परस्यू कर रहा था इंडिया में, जिसका टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था। ये एग्जाम में आता ही आता है सर। टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश का, पता है क्या? इंडिया में आने का टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिश का? मैंने कह दिया है लेकिन मैं फिर से बताता हूं। पहला कि इंडिया को एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दे। क्या बना दे? एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब इंडिया, जो मैंने आपको बताया था कि फिनिश गुड्स, प्री कॉलोनियल टाइम्स में फिनिश गुड्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, उसको एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दे बस। और ब्रिटिश का दूसरा इंटेंशन यह भी था कि इंडिया को इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दे। सर इंडिया को इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दे क्यों? क्योंकि देखो, ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता था, उसके लिए उसको मार्केट चाहिए था जहां वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। इंडिया, आप लोग सोच रहे हो किस लेवल का गेम चल रहा था? रॉ मटेरियल इंडिया से लेकर जा रहा है और फिनिश गुड जो बन रहा है उस रॉ मटेरियल से वो भी बेच इंडिया में ही रहा है। दिस वाज द टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव सर, मत भूलना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अगर ब्रिटिश का पॉलिसी के बारे में आगे बात करें सर, सो सेकंड इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है, अच्छा मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना, मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, आप लोग रनिंग नोट्स ले सकते हो, ठीक है।
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब माय डियर फ्रेंड्स कि फाइनेंसिंग और सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन वन प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एट सम अदर प्लेस। मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो रहा था ब्रिटेन में, वहां की इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में बिजी था। और कैसे वो पॉसिबल था? बाय डिस्ट्रॉइंग इंडियन इंडस्ट्रीज। और इंडिया का कौन सा इंडस्ट्री उस समय बहुत फेमस था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिश वे डिस्ट्रॉइंग। इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कहीं ऑलरेडी सेटअप इंडस्ट्रीज को रिमूव करना, जड़ से उखाड़ना। सो ब्रिटिश वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब मन में आप लोग के एक क्वेश्चन आएगा कि सर ब्रिटिश ने ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इंडिया से रिमूव किया कैसे या रिड्यूस किया कैसे? सुनना, थर्ड पॉइंट आ गया इससे। द आंसर इज डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। सर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी में क्या होता था? डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव, ट्रेड पॉलिसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाई सेल से रिलेटेड पॉलिसीज। ब्रिटिश क्या करता था मालूम है आप लोग को? ब्रिटिश गुड्स पर, ब्रिटिश का कोई भी गुड्स हो उस पर कोई टैक्स नहीं, उसका फ्री मूवमेंट अलाउड। फ्री मूवमेंट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मतलब अगर ब्रिटिश अपना फिनिश गुड्स इंडिया में भेज रहा है, इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया जब इंपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश का फिनिश गुड्स, तो उस ब्रिटिश के गुड्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स लगेगा तो ब्रिटिश गुड्स महंगा होगा, बिकेगा कम। तो फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कमोडिटीज, या एटलीस्ट फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश फाइनल गुड्स इनटू इंडिया। दूसरा ब्रिटिश ने क्या किया पता आपको? इंडिया की रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को फ्री कर दिया, क्योंकि इंटेंशन क्या था? देखो, इंटेंशन था कि इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाए। तो नो ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नो ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडिया कहीं पे अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दिमाग समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रॉ मटेरियल कहां जाता था? ब्रिटेन। अब अगर ये लोग टैक्स लगा देंगे तो ब्रिटेन को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन इंपोर्ट कर रहा है या इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तो ब्रिटिश ने इंडिया जब कोई प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया। एंड तीसरा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स पर सर 100% टैक्स। 100% तो एक एग्जांपल दिया सर, टैक्स ऑन, और आई शुड से एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। जस्ट इमेजिन, हैंडीक्राफ्ट पे सर स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट महंगा हो जाएगा दुनिया में। दुनिया में अगर कोई इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, मान लो 5,000 का है, ब्रिटिश 100% टैक्स लगा दिया तो और 5,000, तो कॉस्ट 10,000 हो गया। नेचुरली अब बाहर के लोगों के लिए इंडिया का हैंडीक्राफ्ट महंगा हो जाएगा, खरीदना बंद कर देंगे, तो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी। बेचारों को एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होना पड़ रहा था, जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट में थे। जस्ट इमेजिन। पॉइंट नंबर 4 सर, अभी तक हमने क्या पॉइंट्स पढ़े हैं सर? अगर कोई याद रखने की कोशिश कर रहा है, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पढ़े हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। फोर्थ पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स। प्रॉब्लम यह भी था फोर्थ कि अब ब्रिटेन में जो गुड्स बन रहे थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को उनसे कॉम्पीट करना था। अब वो गुड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते थे, जिसकी वजह से उनका पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम होता था, तो नेचुरली इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कंपीट नहीं कर पाते थे। कंपटीशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स विथ ब्रिटिश गुड्स। अगर इतना ही आपको लगता है तो सर फिफ्थ पॉइंट भी है, रेलवेज खाली ब्रिटिश अपने यूज के लिए करता था। मतलब जो रेलवे सेटअप हुआ था उसमें क्या होता था? क्या तो ब्रिटिश मिलिट्री का मूवमेंट होता था, या फिर ब्रिटिश का गुड्स का मूवमेंट होता था। मतलब अगर आप चाहते हो कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को बेच दोगे रेलवेज के थ्रू, ब्रिटिश नहीं होने देता था सर, तो ओनली ब्रिटिश गुड्स। ये माय डियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम था इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। कुछ क्वेश्चंस और आते हैं सर इंडस्ट्रियल सेक्टर से, तो मैं चाहता हूं उसके बारे में भी आपको बता दूं। वो सर क्या
कि ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज थी। ये एक अकेला 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सर। इंडियन इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रीज थी क्या? दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश। तो जी हाँ सर, ऐसे थी कुछ मिसलेनियस इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ब्रिटिश बढ़ावा नहीं देता था इंडिया में इंडस्ट्रीज को, बट जो थी उनके बारे में तो जान लो। एक था सर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको अपने बोलते हैं, जो 1907 में स्टैब्लिश हुआ था सर। एक था कॉटन इंडस्ट्री जो मुंबई साइड में था, महाराष्ट्र साइड आई वुड से, कॉटन इंडस्ट्री जो कि महाराष्ट्र साइड था। ये लगभग ये जो है ये इंडियंस के कंट्रोल में था, कॉटन इंडस्ट्री। एंड थर्ड वन वाज जूट इंडस्ट्री, जो उस समय कोलकाता और बांग्लादेश के साइड था। कोलकाता और बांग्लादेश क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि उस समय तो बांग्लादेश वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया ना, सो बंगाल बोलना बेस्ट रहेगा। ये जो जूट इंडस्ट्री था ये ब्रिटिश ज्यादा कंट्रोल करता था, मैक्सिमम कंट्रोल वाज अंडर विद ब्रिटिश। तो ये थी सर कुछ इंडस्ट्रीज जो उस समय एग्जिस्ट कर रही थी। ओके सर, अगर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग अब बात को आगे बढ़ाएं तो अपने क्या पढ़ चुके हैं आप लोग? देखो, अपने प्री कॉलोनियल एरा के बारे में पढ़ लिए, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिए, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिए। अब सर हम लोग किस बारे में पढ़ने वाले हैं? जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, अब अपने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो सर अब फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें। फॉरेन ट्रेड, तो दोस्तों अगर अपने फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है अपने को, आओ जानते हैं। सबसे पहले ट्रेड का मतलब, फॉरेन ट्रेड का मतलब आपको पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में बात होने वाला है। पहले तो मैं एक बैकग्राउंड आपको सेट कर दूं, जो मैंने पहले भी कहा है आप लोग को कि इंडिया वाज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ, सर इंडिया जो है मैंने आपको बता ही चुका है, इंडिया वाज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क, आइवरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। वर्ल्ड का 27% ट्रेड ऑक्यूपाई करता था सर, कम ऑन। अब ब्रिटिश, ये तो था प्री कॉलोनियल पॉइंट, ठीक है। अपने यहां पर कॉलोनियल ब्रिटिश की वजह से क्या हुआ वो पढ़ने वाले हैं, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया इंडस्ट्रीज के केस में, ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया को प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स से किस पे कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल पे सर, क्योंकि ब्रिटिश को खुद एक्सपोर्ट करना था फिनिश गुड्स दुनिया भर में बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बैक इन ब्रिटेन। दूसरी बात सर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस का हो रहा था एक और तरीके से, पता है क्या, कि जो भी सरप्लस बचता था ना, सरप्लस मतलब मान लो इंडिया ने कुछ एक्सपोर्ट किया जिससे काफी इनकम हुआ, ब्रिटिश क्या करता था पता है, इस सरप्लस को यूज करता था इंडिया में फॉर नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। देखो दोस्त, एक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट मतलब जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े, जैसे मशीन्स पर, इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट करना। ब्रिटिश क्या करता था पता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, वॉर और ये सब चीज के लिए इन्वेस्ट करता था। तो इससे सर इंडिया का एक्सपोर्ट करके जो मनी आता था, फॉरेन एक्सचेंज आता था, दैट वाज आल्सो बिकमिंग यूजलेस सर। तो ये है सर फॉरेन ट्रेड के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों अपने थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ओवरऑल फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। सर मतलब रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, स्कूल्स एंड व्हाट नॉट, हर कुछ सर ये आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर मैं आपसे बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हालचाल कुछ इस प्रकार था। सबसे पहला सर कि रेलवेज जो ब्रिटिश ने बनाए वो क्या तो आर्मी के लिए यूज होता था, ब्रिटिश आर्मी के लिए, या फिर ब्रिटिश गुड्स के लिए यूज होता था। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो यह हाल था सर। तो इंडियंस का ऐसा कोई फायदा नहीं होता था एटलीस्ट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तक।
रोडवेज, रोडवेज में मैं बता दूं आपको कि जो रोडवेज था वो भी था फॉर ब्रिटिश गुड्स का मूवमेंट, फॉर ब्रिटिश गुड्स का मूवमेंट या ब्रिटिश ऑफिसर्स का प्राइमरी मूवमेंट। इंडियंस का इंटरेस्ट इधर ध्यान में नहीं था सर, ये याद रखना आप लोग। सेम गोज फॉर माय डियर फ्रेंड्स एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। मैं आप लोग को एक और बात बताऊं, हाँ सर बताओ। ब्रिटिश ने एक सुएज कैनाल बनवाया था, इसका पर्पस भी क्या है पता है? सुएज कैनाल की वजह से जो यूरोप या ब्रिटिश सब पार्ट है और इंडिया का जो डिस्टेंस है वो सर करीब करीब 8000 किलोमीटर से रिड्यूस हो गया था। इसकी वजह से भी ब्रिटिश का दो एम्बिशंस पूरा हुआ। सेम वही चीज। नंबर 1 ब्रिटिश गुड्स का मूवमेंट, ब्रिटिश के लिए और आसान हो गया था इंडिया को कंट्रोल करना क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। और दूसरा एज यू ऑल नो आर्मी मूवमेंट। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें सर तो ब्रिटिश ने हैवी एक्सपेंडिचर इनकर किया था कम्युनिकेशन पे, पोस्टल एंड टेलीग्राफ। और इसका पर्पस क्या था पता आपका? इसका पर्पस था कि ब्रिटिश को कोई रूल्स लागू करना है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करना है, वो इजी हो जाए इसलिए। इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस वाज नॉट इन माइंड। ये तो बस ब्रिटिश का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आया जो इंडियंस में स्प्रेड करना है, तो सर कैसे इजीली स्प्रेड किया जा सके, दैट इज व्हाट वाज बीइंग डन बाय ब्रिटिश। ठीक है सर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आगे बात करें, ये हो गया हमारा किसके बारे में बात? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है सर, अब अपने बात करेंगे डेमोग्राफिक्स के बारे में। सर डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब होता है? माय डियर फ्रेंड्स, डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। सर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कितने लोग एडुकेटेड है, कितने लोग एडुकेटेड नहीं है, कितने लोगों का हेल्थ, ठीक है ना, लोगों का बर्थ रेट, लोगों का डेथ रेट, लिटरेसी, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप एक पॉपुलेशन के बारे में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जब आप निकालते हो सर, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। अगर मैं बात करूं डेमोग्राफिक्स के बारे में तो सर चलिए इसको भी कुछ पॉइंट्स के अंदर करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट इज व्हाट इंडिया वाज एक्सपीरियंसिंग अंडर द ब्रिटिश। इसमें मेरे को आपको कुछ समझाना है, पहले आप लोग समझना बात है ना। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? मतलब हर 1000 लोग में पॉपुलेशन कितना बढ़ा इन द नेक्स्ट ईयर। इंडिया का जो बर्थ रेट था वो वाज वेरी हाई, विच वाज व्हाट सर? 48। इसका मतलब समझते हो? 48 का मतलब अगर इस साल 1000 लोग हैं कंट्री में तो अगले साल 48 लोग बढ़ गए, उसको बोलते हैं हाई बर्थ रेट। हाई डेथ रेट कितना था इंडिया का? 40 सर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। सर इसका मतलब हर 1000 लोग अगर है कंट्री में तो 40 का डेथ हो जा रहा है। दोनों ही हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट खराब है। हाई बर्थ रेट पता है क्या दिखाता है? दिखाता है कि कंट्री में पॉपुलेशन अवेयरनेस नहीं है और पॉपुलेशन का रिसोर्सेज बहुत फटाफट यूज होगा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो ये हाई बर्थ रेट अच्छा न्यूज नहीं है। और हाई डेथ रेट भी खराब न्यूज है क्योंकि वो दिखाता है कि कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, तभी तो लोगों का डेथ इतना। 1000 में से 40 लोग मर रहे हैं सर, आप एक बार सोच के देखो। ये 1 लाख या 1 करोड़ का फिगर नहीं है, 1000 में से 40 है दोस्तों। मैं आप लोग को एक बात और समझा देता हूं। देखो, कोई भी कंट्री का जो डेवलपमेंट स्टेटस है ना, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट के टर्म्स में देखना है ना, तो आप 3 चीजों देखोगे, या 3 में से एक स्टेज पर कोई भी कंट्री हो सकती है। सुनना ध्यान से। एक हो सकती है कंट्री जिसका हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है। एक हो सकता है सर कंट्री जिसमें हाई बर्थ रेट है बट एटलीस्ट लो डेथ रेट है। और एक हो सकता है सर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ये 3 स्टेजेस है सर डेवलपमेंट के, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया स्टेज 1 पे, जिसके बारे में बता रहा था आपको, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, इंडिया स्टेज 1 पे कब तक था? टिल 1921। इसीलिए कभी कभी एमसीक्यू में आता है तो प्लीज ध्यान रखना, 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं मित्रों? इसलिए बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को क्योंकि इस दौरान, इस ईयर में जब सेंसस हुआ तो पाया गया कि इंडिया है शिफ्टेड फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। एटलीस्ट कुछ बेटर हुआ।
डेथ रेट लो क्यों हुआ था? मे बी बिकॉज कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ था, बहुत अच्छा कुछ भी नहीं हुआ था, बट एटलीस्ट पहले से बेटर हुआ था सर। सो 1921 इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। उसके पहले इंडिया स्टेज 1 में था, 1921 से इंडिया स्टेज 2 पे शिफ्ट हुआ, जहां पे हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट था सर। ओके सर, अगर दोस्तों आगे बात करें तो ये तो था पहला पॉइंट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट सर। अगर दोस्तों अपने बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो अगर मैं लिटरेसी रेशियो के बारे में बात करूं, अगर मैं दोस्तों लिटरेसी रेशियो के बारे में आपसे बात करूं, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, आउट ऑफ, सुनना ध्यान से आप लोग, आउट ऑफ लिटरेसी रेशियो में अगर मैं आपको बताऊं, तो लिटरेसी रेशियो में आउट ऑफ 100 पीपल ऑन एन एवरेज इंडिया में सिर्फ 16 पीपल वेर एडुकेटेड। एडुकेटेड मतलब जो एटलीस्ट एक भाषा जानते थे, लिख सकते थे। सो मतलब अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बताऊं, तो ओवरऑल लिटरेसी रेशियो वाज 16%। आज सर, आज एज वी स्पीक 72 के आसपास है सर, आज भी बहुत इंप्रेसिव नहीं है, बट 16 से कंपैरिजन में तो आप देख ही सकते हो। और अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें उस समय का, तो सर वो तो और खराब, 7%। यहां पर इंडियंस का बैकवर्डनेस भी था, ओनली ब्रिटिश आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट ओवरऑल ब्रिटिश अपने लिटरेसी पे बहुत कम इन्वेस्ट किया था सर, ठीक है। लिटरेसी रेशियो। तीसरा, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है सर? माय डियर फ्रेंड्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1000 में से कितने बच्चे अपना पहला बर्थडे 1 साल के होने के पहले ही जिनका डेथ हो जाए, जस्ट इमेजिन। और आप लोग शॉक्ड होगे फिगर सुन के। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 218 पर 1000 ऑब्वियस है, बट मैं डेटा बताया आपको दोस्तों। 218 बच्चे हर 1000 बच्चों में उनका डेथ हो जाता था बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर। इतना पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पुअर न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज। इनफैक्ट मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊं, बंगाल फेमाइन जब 42 के आसपास आया था ना, तो विंस्टन चर्चिल के पास ये इंफॉर्मेशन गया कि यार बंगाल में सर 4 से 5 मिलियन लोगों का डेथ हो गया था भूख की वजह से। ब्रिटिश के पास प्रोडक्ट्स था, लेकिन ब्रिटिश तो सेव कर रखा था वॉर के लिए। विंस्टन चर्चिल को जब ये बात पता चला, पता वो क्या बोलता है? वो बोलता है लेट दोज रैट्स डाई, लेट दोज रैट्स डाई, दे आर सपोज्ड टू डाई। सर बताओ आप, एंड व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट? ये था विंस्टन चर्चिल का कमेंट था व्हेन ही हर्ड ऑफ बंगाल फेमाइन। तो ये तो था ब्रिटिश का एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करें, और खराब। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक एवरेज इंडिविजुअल कितना साल जीता था। आज के डेट पर इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68-69 ईयर्स है सर। मतलब एक इंडिविजुअल 68 से 70 ईयर्स का होता है ऑन एन एवरेज बिफोर ही डाइज। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश के टाइम पे आप शॉक्ड हो जाओगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 32 ईयर्स। सोच लो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरह का फैसिलिटीज अवेलेबल था। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली मूविंग ऑन एक पॉइंट पर जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एक और हेड है इसके बाद। पहले तो अपने लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं सर। तो अगर मैं आपसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंट्री में जो ऑक्यूपेशन होता है वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। आप लोग को पता है, मैक्सिमम बच्चे आंसर भी सोच लिए होंगे। हाँ सर, प्राइमरी सेक्टर विच इज एग्रीकल्चरल सेक्टर प्राइमरीली, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको इंडस्ट्रीज बोलते हैं, और टर्शियरी सेक्टर जिसको अपने सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि प्राइमरी सेक्टर में उस समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश गया छोड़ के, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री वाज एम्प्लॉयड। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, द फिगर वाज अराउंड 10% एंड टर्शियरी सेक्टर 15%। किसी भी कंट्री में अगर लोग प्राइमरी सेक्टर पर ज्यादा रिलायंट है ना सर, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कंट्री अनडेवलप्ड है। क्योंकि अगर लोग एडुकेटेड होते गए तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और सर्विस सेक्टर में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा ना सर, लॉजिकल है। सो दिस वाज द स्टेटस माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द स्टेटस। लेकिन 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 अब देखते हैं हमने अपना क्या हेड बाकी है। देखो,
प्री कॉलोनियल के बारे में बात कर लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सर, राइट? हाँ सर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपने बात करें अब तो लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक है सर, एंड द चैप्टर इज ओवर। एंड व्हाट इज दैट? पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल या पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ ब्रिटिश रूल। सर कुछ एडवांटेजेस हमारे फेवर में भी गए और काफी एडवांटेजेस, ऐसे कि जब ब्रिटिश चले गए सर, सबसे पहला एडवांटेज तो सर कि आज हमारे इंडिया की जान है रेलवेज, ट्रेवलिंग आज भी मेजॉरिटी कंट्री रेलवेज पर रिलाई करती है सर, तो रेलवेज डेवलप मिल गया हमें, तो रेलवेज वाज द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम द ब्रिटिश। भले ब्रिटिश के टाइम पे हमारे रेलवेज काम नहीं आया, बट ब्रिटिश के जाने के बाद तो सर अपना ही मौज था। रेलवेज हो गया सर। रेलवेज के बारे में बाद, माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा एडवांटेज जो ब्रिटिश हमें सिखा के चला गया वो था कमर्शियलाइजेशन। हम लोग बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड लोग थे कि यार बस खा लिया फूड क्रॉप्स, हो गया, इनफ, प्रोड्यूस कर लिया। ब्रिटिश हमें कमर्शियलाइजेशन सिखा के चला गया, जिसकी वजह से आज के डेट पर इंडिया का बहुत सारे क्रॉप्स जो प्लांटेशन में उगते हैं, जैसे टी, कॉफी, वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्टर है इंडिया, फर्स्ट या सेकंड पे सर। सो ब्रिटिश हमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी बेहतरीन तरीके से सिखाकर चला गया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड टेक अवे जो है वो आज हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, आज जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है इतना डेवलप्ड है, उसका जो व्हाट डू वी कॉल इट, उसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो तो ब्रिटिश की वजह से हुआ ना। एंड फोर्थ एंड येट अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज सर, एडमिनिस्ट्रेशन। कंट्री कैसे चलाया जाता है, कंट्री कैसे चलाया जाता है वो ब्रिटिश सिखा गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग को नहीं पता है तो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना या जो हमारा आज के डेट पर पार्लियामेंट और ये सब का फॉर्म है, लोकसभा, राज्यसभा, सब ब्रिटिश के स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है सर। एक कंट्री को कैसे गवर्न करना है ये ब्रिटिश हमें सिखा गया सर। इसी की वजह से इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और उस समय के पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से ब्रिटिश से सीखा कि कैसे कंट्री को चलाया जाता है। और फिफ्थ थिंग जो ब्रिटिश करके चला गया वो था यूनिफिकेशन। एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म लोगों के अंदर छोड़ के चला गया कि यार अब दोबारा कैप्चर नहीं होना है। लास्ट टाइम यूनिटी नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश कैप्चर कर पाया। यूनिफिकेशन और नेशनलिस्ट स्पिरिट को ब्रिटिश हमारे अंदर इंपार्ट करके चला गया। विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव बीन एबल टू कवर दिस टॉपिक। कोई भी डाउट हो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। गुड